इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के 3 जे एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अरेंज्ड फ्रॉम इजी टू टफ। मैंने 2000 से 2025 तक का कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स पीवाईक्यू मैराथन ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि इजी पैटर्न में है। ये क्वेश्चन 2023 में आया। क्या बोल रहा है कि इन अ रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस द एक्टिविटी इज डिफाइंड एज A is equal to minus dn upon dt, where nt is the number of radioactive nuclei at time t. Two radioactive sources, that is S1 and S2, have same activity at time t is equal to 0. At a later time, the activities of S1 and S2 are A1 and A2 respectively. When S1 and S2 have just completed their third and seventh half-lives respectively, the ratio A1 upon A2 is, ये हमें पूछा गया। ये आप सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर लग रही है तो आपको थोड़ा और एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी देखते हैं हम कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि एक्टिविटी डिक्रीजेज एग्जैक्टली लाइक द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो एक्टिविटी हम डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन एट टाइम टी। सो एक्टिविटी गोज डाउन इन द सेम रेशियो एज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, बिकॉज एन इज द अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो इसी के रेशियो में डाउन होगा हमारा एक्टिविटी भी। तो अगर हम हर एक हाफ लाइफ देखें तो एक्टिविटी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा, सेकंड के बाद ए नॉट अपॉन टू टू द पावर टू होगा, फिर ए नॉट अपॉन टू टू द पावर थ्री, जस्ट लाइक सेवंथ हाफ लाइफ के बाद टू टू द पावर सेवन होगा। यही की आइडिया है क्वेश्चन के बिहाइंड। तो यहाँ पे अगर हमें बोला जा रहा है कि थर्ड और सेवंथ हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी, तो ए वन को अगर मैं देखूंगा तो इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट दोनों का सेम है, तो ए नॉट अपॉन थर्ड हाफ लाइफ के बाद टू टू द पावर थ्री, एंड ए टू कितना होगा, दैट इज ए नॉट अपॉन टू टू द पावर सेवन, राइट। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, दैट इज ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू वॉट, दैट इज टू टू द पावर सेवन अपॉन टू टू द पावर थ्री, which is nothing but 2 to the power 4, that is 16. Basically 16 is the answer. Very easy question guys. Next पे चलते हैं अभी। दूसरा सवाल जो मॉडरेट डिफिकल्टी में है, दैट इज लेवल 1। ये क्या बोल रहा है कि इन रेडियो एक्टिव डिके चेन रिएक्शन थोरियम 90 230, 90 is the Z and A is 230 nucleus, decay into polonium 84 214 nucleus. The ratio of the number of alpha to number of beta minus particle, beta minus is new electron emitted in the process is, इसको मैं मीडियम डिफिकल्टी में रखा हूँ। ये आपका 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए गाइज। ये 2022 में आया। अभी देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अल्फा डिके आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज हीलियम 2 प्लस। 2 इज बेसिकली दी Z एंड A इज 4। तो अल्फा डिके जब भी होगा तो जो भी हमारा पेरेंट है वो 2Z लूज करेगा एंड 4A लूज करेगा। सो मास नंबर डिक्रीजेस बाई 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2। सो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। और बीटा माइनस डिके इज इलेक्ट्रॉन डिके, मैंने बताया। तो बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो एन अपॉन जेड रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा तो एन अपॉन जेड रेशियो हमारा बेसिकली ज़्यादा होता है इन केस ऑफ बीटा माइनस, मतलब जिस भी न्यूक्लियाई का वो अपना न्यूट्रॉन को जेड में कन्वर्ट करता है, तभी जाके ये स्टेबल न्यूक्लियाई के बराबर होता है। एक्चुअल में इसका ज़्यादा होता है, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो फिर रेशियो देखो स्टेबल न्यूक्लियाई में चला जाएगा वो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्शन होता है। सो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 से इंक्रीज होता है, मास नंबर जो है वो सेम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर हम देखें तो थोरियम में देखो सबसे पहले हमारे पास मास नंबर देखते हैं, बिकॉज मास यहाँ पे अल्फा और बीटा माइनस के बारे में बात किया गया है, जहाँ पे ए सेम रहता है। तो मास नंबर 230 से कितना हो रहा है, 230 से 214 हो रहा है। लूज कितना किया जा रहा है, 16। तो 16 लूज किया जा रहा है। अल्फा पार्टिकल में 4 लॉस होता है, तो 4 अल्फा पार्टिकल अगर अगर जाएगा हमारे पास तो 4 इंटू 4 मास नंबर डिक्रीज होगा, दैट इज 16। तो इसलिए 4 अल्फा पार्टिकल हो गया। 4 अल्फा पार्टिकल में आपकी मास नंबर 230 से 214 हो गई, बट यहाँ पे 90 जो हमारे पास जेड था, जेड इज 90, ये कितने से डिक्रीज हो जाएगा। एक अल्फा पार्टिकल जब डिके होगा तो 2 से जेड डिक्रीज होता है, तो 4 अगर डिके होगा तो 8 से हो जाएगा। तो 90 हमारे पास 90 माइनस 8, दैट इज 82 होगा। बट यहाँ पे फाइनल आप में देखो तो 84 है, यानी कि 2 बीटा माइनस पार्टिकल हमारा डिके हो रहा है, क्योंकि बीटा माइनस में Z प्लस 1 होता है। तो Z प्लस 2 है, मतलब 2 बीटा माइनस डिके। तो यहाँ पे अल्फा डिके कितना हुआ है, 4, और बीटा माइनस डिके कितना हुआ है, 2। तो यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है दोनों का, तो दैट इज 4/2, विच इज नथिंग बट 2। सो 2 इज बेसिकली द आंसर। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं गाइज। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइज। इसको मैं 99 परसेंटाइलर ट्रैप बोला हूँ, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक चीज़ भी है, यहाँ पे मैंने इसको 1 से 2 मिनट सॉल्व भी रखा है, या 6 to 7 मिनट्स भी रखा है। ऐसा क्यों रखा है, बिकॉज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो जस्ट 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही ईजी है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप डेरिवेशन के तहत जाओगे तो 6 to 7 मिनट्स आपका ले लेगा। तो अभी देखो सवाल क्या है, 2022 में आया हुआ था, दैट द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन इज दिस। कुछ रिएक्शन है इन लेबोरेटरी फ्रेम इज एन। जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो लेबोरेटरी फ्रेम में एन दिया गया इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अज्यूम दैट नाइट्रोजन इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम। द masses of nitrogen, helium, hydrogen and oxygen given हमें किया गया in atomic mass unit respectively, where 1U is 930 mega electron volt per c square. The value of n is,
तो सबसे पहले हम गाइस यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, यहाँ पे डेरिवेशन है। डेरिवेशन अगर आपको पता है, अगर आपको फाइनल फॉर्मूला पता है, तो जस्ट 1 से 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। जस्ट 30 से 40 सेकंड का ये सवाल है। बट डेरिवेशन जिनको नहीं पता उनके लिए देखो, सबसे पहले मैं डेरिवेशन बताता हूँ यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस एग्जाम। व्हाट इज क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू हमें सबको पता है, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। एक्सोएर्जिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जब क्यू ज्यादा हो जीरो से, जहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगी। बट एंडोएर्जिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे क्यू जीरो से कम है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगा, रिएक्शन नीड्स मिनिमम एनर्जी। तो की क्वेश्चन है कि ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड क्या है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड तब होता है जब आपको रिएक्शन को हैपन करवाना है जब क्यू लेस देन जीरो हो। तो उस केस में हम मिनिमम एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं। तो यही थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेरिवेशन यहाँ पे देखो क्या है। मैंने गिवन रिएक्शन यहाँ पे m1 प्लस m2 गिव्स अस m3 प्लस m4 ले लिया है, और लैब फ्रेम में मैंने सेटअप किया है। प्रोजेक्टाइल m1 हैज काइनेटिक एनर्जी E, जो हमारे पास m1 प्रोजेक्टाइल है उसकी काइनेटिक एनर्जी E है। टारगेट जो m2 है हमारे पास, तो m1 वहाँ पे यहाँ पे जनरली अल्फा पार्टिकल होता है, और m2 हमारे पास टारगेट होता है, कोई एलिमेंट होगा, जैसे इस केस में नाइट्रोजन है। तो टारगेट हमारा इनिशियली रेस्ट पे है। जनरली क्वेश्चन में जब स्टैंडर्ड सवाल होगा तो रेस्ट पे ही होगा। बट अभी तक आईआईटी ने क्या किया है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड सवाल पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, लेकिन आगे इसको तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैं इसकी पूरी अच्छे से डेरिवेशन आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। लॉन्ग वीडियो में भी ऐसे ही करवाया हूँ मैंने। तो प्रोजेक्ट टारगेट m2 रेस्ट पे हमारे पास, क्यू वैल्यू क्या होगा, दैट इज m1 प्लस m2 माइनस m3 माइनस m4 इंटू सी स्क्वायर। थ्रेशोल्ड कंडीशन क्या है? एट थ्रेशोल्ड प्रोडक्ट्स मूव टुगेदर विथ सेम वेलोसिटी, मतलब m3 और m4 की सेम वेलोसिटी होगी वहाँ पे। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप देखो तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज हाफ m3 प्लस m4 इंटू वी स्क्वायर। ये हमें यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखो, आप मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करोगे, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन जब अप्लाई करोगे तो इनिशियल मोमेंटम, बिकॉज हमारे पास एनर्जी ई है, किसकी एनर्जी ई है? टारगेट मटेरियल की, टारगेट मेटल की एनर्जी ई है, जो नाइट्रोजन है हमारे पास। तो वहां से आप पी स्क्वायर अपॉन 2m1 लिखोगे तो वो ई होगा हमारे पास। तो वहां से पी आपके पास आ जाएगा इनिशियल। फाइनल मोमेंटम हमें मालूम है, दोनों मासेस जो m3 m4 वो साथ में वेलोसिटी में घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो m3 प्लस m4 इंटू वी हो जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के तहत मैं ये लिख सकता हूँ, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकता हूँ, यहाँ से आपको वी मिल जाएगा। अभी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करो। इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस दिस क्यू वैल्यू। सो इस टर्म में ना लिखते हुए मैं जस्ट यहाँ पे इस टर्म में लिखा हूँ कि इनिशियल हमारे पास जो टारगेट मेटल है उसका ई एनर्जी है, प्लस m1 इंटू सी स्क्वायर प्लस m2 इंटू सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m3 प्लस m4 इंटू वी स्क्वायर प्लस m3 इंटू सी स्क्वायर प्लस m4 इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ से आप देखो क्यू वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, रिएक्टेंट माइनस ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m3 प्लस m4 इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ई प्लस क्यू को, तो मैं वी स्क्वायर को जस्ट यहाँ से जो मैंने लाया है वी, उसको स्क्वायर यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से ई प्लस क्यू इज इक्वल टू m1 इंटू ई इंटू m3 प्लस m4, बिकॉज ये m3 प्लस m4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 इंटू ई अपॉन m3 प्लस m4 हो जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं इस वाले टर्म को इधर लेकर गया हूँ, क्यू को उस तरफ लेकर चला गया, तो दैट्स वाई ऐसा कुछ हमारे पास निकल कर आता है। अभी देखो यहाँ पे एक एजम्पशन ली गई है मास अप्रॉक्सीमेशन की, कि न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए जो मॉड ऑफ क्यू है दैट इज वेरी वेरी लेस देन m इंटू सी स्क्वायर, देयरफॉर हम m3 प्लस m4 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। और वहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला आता है ETH इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू इंटू 1 प्लस m1 m2। तो इसके तहत अगर आप देखोगे गाइस तो ये सवाल बिल्कुल ही आसान है। आपको जस्ट पता होना चाहिए क्यू वैल्यू इंटू 1 प्लस m1 अपॉन m2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्यू वैल्यू निकालना था। क्यू वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट विच इज 16.006 प्लस 4.003 and minus 1.008 and plus 19.003, this इतना इंटू सी स्क्वायर। अभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो इंटू 930 MeV अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं। M1 अपॉन M2 क्या है? M1 हमारे पास है दैट इज 16.006 U एंड M2 इज हाउ मच, दैट इज 4.003 U। सो यहाँ से आपका M1 M2 निकल कर आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो जो E हमारे पास है दैट इज थ्रेशोल्ड या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको N बोल लो, दैट इज इक्वल टू हाउ मच। सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ पे Q वैल्यू को गाइस, तो ये नेगेटिव में कुछ आएगा हमारे पास -1.86, ये आएगा Q वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करोगे 1 प्लस M1 अपॉन M2, इसको आप कैलकुलेट कर लो। देन इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज हमें यहाँ पे मॉड लेना है, दैट इज मॉड ऑफ क्यू, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आती है दैट इज 9.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल आंसर गाइज।
अगर आपको ये अप्रोच यूजफुल लगा तो 2000 से 2025 तक का कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स पीवाईक्यू मैराथन जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, सारे की कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।